नमस्कार। आज की हमारी कहानी है प्रेम की पराकाष्ठा। हाथों को पीछे बांधकर आनंद आईसीयू के बाहर अत्यंत बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। परेशानी उनके माथे पर बार बार करवटें बदल रही थी। कभी वे आईसीयू के भीतर झांकने का प्रयास करते तो कभी निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिक जाती। मैंने उन्हें इतना व्याकुल, इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। मेरी निगाहें भी आनंद के साथ साथ घूम रही थी। मैं उनसे भी ज़्यादा व्याकुल थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अज्ञात महिला है कौन जिनके लिए वे इतना परेशान हैं। मेरे कई बार पूछने पर भी उन्होंने मुझे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इस पर मुझे उन पर बहुत क्रोध भी आ रहा था, किंतु मैं मौन रही। आनंद और मैं हर महीने वृद्धाश्रम आसरा जाते थे, आज भी गए थे। वहीं इन अज्ञात महिला से भेंट हुई थी। आसरा में हम घर से उपेक्षित बुजुर्गों के साथ समय बिताकर, कुछ उनकी सुनकर कुछ अपनी कहकर, हम उनका दर्द कम करने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही उनकी ज़रूरतों का सामान जैसे कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि देकर कुछ उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। हम सामान बांट ही रहे थे कि अचानक आनंद की नज़र आसरा में आए नए मेहमान पर पड़ी, जो चुपचाप खिड़की के पास बैठी बाहर पेड़ पर बने चिड़िया के घोंसले को अपलक निहार रही थी, जैसे कुछ खोज रही हों। चेहरे से तो सभ्य घर की लग रही थी वे, किंतु उनकी निर्जर काया, मटमैले कपड़े, बेतरतीबी से बंधे बाल कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि आसरा में उनका प्रवेश कुछ ही दिन पहले हुआ है। कौन हैं, कहाँ से आई हैं, परिवार, रिश्ते नाते, किसी को कुछ पता नहीं था। सब एक रहस्य बना हुआ था। बस उनके खुद के सामान के नाम पर मात्र एक पोटली थी जिसमें कुछ मटमैले से कपड़े थे। वे तो मैनेजर रामू काका को सुबह आसरा की सीढ़ियों पर अचेत पड़ी मिली। शरीर बुखार से तप रहा था। संभवतः कोई ठिकाना ना होने पर रात को बारिश में भीगकर यहाँ सीढ़ियों में मूर्छित हो गई होंगी। उपचार करवाने पर बुखार तो ठीक हो गया, किंतु उनके विषय में रहस्य यूं ही बना रहा। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। किस्मत की मारी समझ सभी बुजुर्गों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। हम उन अज्ञात महिला को कुछ सामान देने उनके नज़दीक गए। हमारे पुकारने पर जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ देखा, उनको देखते ही आनंद जड़ चेतन हो गए। उनके बोलने, सोचने समझने की शक्ति कुछ समय के लिए शून्य हो गई। महिला का चेहरा ज्यों का त्यों बना रहा, ना कोई हाव ना कोई भाव। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानसिक स्थिति के साथ वे अपनी स्मरण शक्ति भी खो चुकी हैं। मैंने उन्हें सामान देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वे जड़ मूर्ति बनी रहीं। वे तो जड़ मूर्ति बनी रहीं, किंतु आनंद के चेहरे के हाव भाव बदलकर एक नई रहस्यमयी कहानी को जन्म दे रहे थे। आनंद कुछ देर तो चुप रहे, फिर अपने आप को संभालकर वे मैनेजर रामू काका से मिलने उनके कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। रामू काका जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उन महिला का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता हूँ। आप उन्हें जानते हैं आनंद जी? आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए वे बोले। रामू काका जी से ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे हो रहा था। कई प्रश्न मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। मैंने प्रश्न भरी निगाहों से आनंद को देखा। नहीं रामू काका जी, वैसे मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, किंतु चेहरा कुछ परिचित भी लग रहा है। शायद हमारे गांव का ही हो। और जब ये महिला स्वस्थ हो जाएंगी तो परिचय अपने आप मिल जाएगा, और ना भी परिचित हुई तो किसी की भलाई ही हो जाएगी। देखिए आनंद जी, वैसे तो मैं भी इन्हें नहीं जानता, किंतु अब ये हमारे आसरा की सदस्य हैं। ऐसे में आप निश्चिंत रहें रामू काका जी। उनके स्वस्थ होते ही उन्हें आपके आसरे में छोड़ जाऊंगा। देखिए आप हमारे पुराने परिचित हैं, इसीलिए मैं आपको इजाज़त दे देता हूँ, किंतु उनका ध्यान रखिएगा। और हाँ, कुछ औपचारिकता के तौर पर कृपया ये फॉर्म भरकर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जी ज़रूर। आनंद ने फॉर्म भी भर दिया
और हॉस्पिटल फ़ोन करके एम्बुलेंस भी बुलवा ली। अब तो मेरी कौतूहलता, बेचैनी और अधिक बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। क्यों आनंद उस महिला को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे? आखिर वो है कौन? मैं तो जैसे एक मूक दर्शक बन गई थी। मेरे लिए तो ये रहस्य और उलझता जा रहा था। आनंद इन सभी में मुझे तो जैसे भूल गए थे। समय मेरे धैर्य और संयम की परीक्षा ले रहा था। रामू काका जी को आश्वासन देकर वे गाड़ी में बैठ गए। आगे आगे एम्बुलेंस चल रही थी और पीछे पीछे हम। आनंद की परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। आनंद, आखिर ये महिला कौन है? आप उन्हें जानते हैं? अंततः मैंने अपनी जिज्ञासा को विराम देकर पूछ ही लिया। बताया तो था वहाँ रामू काका जी के ऑफिस में, बाकी तो उनके स्वस्थ होने पर पता चलेगा। बिना मेरी तरफ देखे सूक्ष्म सा उत्तर देकर वे चुप हो गए। मेरी निगाहें अभी भी उनके चेहरे पर टिकी थीं। मैं जानती थी कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनके बेचैन हाव भाव इस झूठ को स्पष्ट कर रहे थे। इतना तो आनंद को मैं अच्छी तरह पढ़ सकती थी। आखिर वर्षों का साथ है हमारा। मैं भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए चुप रही। डॉक्टर साहब, अब कैसी हैं वे? आनंद की बेचैन आवाज़ से मैं विचार गंगा से बाहर आ गई। देखिए आनंद जी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शारीरिक और उनकी मानसिक स्थिति दोनों ही गंभीर हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी जिजीविषा समाप्त हो गई है। वैसे अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी वे आईसीयू में ही रहेंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, डॉक्टर साहब कहकर चले गए। उनकी बात सुनकर वे वहीं बैठ गए। चलिए आनंद, घर चलते हैं। चिंता मत कीजिए, वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अपनी कश्मकश पर नियंत्रण रखते हुए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहा। वे थके कदमों से मेरे साथ चलने लगे। बाहर आकाश में बिजली जोर से कड़क रही थी। बादलों ने पूरे आकाश को अपने आगोश में ले रखा था। ऐसा लग रहा था कि जोर से बारिश होगी। आनंद जैसे एक ही दिन में कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज दिखने लगे। सूर्य की तरह चमकता चेहरा, गठीला बदन, शरीर की स्फूर्ति सब निस्तेज निढाल से हो गए थे। विवाह से अब तक उन्हें ऐसी चिंतित अवस्था में पहली बार देख रही थी। हॉस्पिटल से घर तक का कुछ ही मिनटों का समय युगों के समान लग रहा था। वे अपनी चिंता में खोई थी और मैं इन अज्ञात महिला के रहस्य में। मुझे आनंद पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने हर कदम मेरे हर सुख दुख में एक सच्चे जीवन साथी होने का साथ निभाया है। मुझे और हमारे इकलौते बेटे प्रणय को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। विवाह से अब तक उन्होंने मुझे प्रेम के सागर में डुबोकर रखा और उनका संपूर्ण जीवन तो मेरे समक्ष एक खुली किताब की तरह था। अतः उन पर शक करना तो गुनाह के समान हो जाता। पर ये जो हो रहा था ये भी तो सत्य था। अजीब विडम्बना थी मेरी। उनसे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकती थी और उनकी चुप्पी भी सहन नहीं हो रही थी। चाय ले लीजिए, मैंने सोफे पर आंखें मूंदे निढाल पड़े आनंद से कहा। कहकर वे मेरी तरफ देखकर मेरे भीतर उमड़ते रहस्य के बादलों को पढ़ने लगी। वंदना, यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारे भीतर के उमड़ते अनसुलझे प्रश्नों से अज्ञात नहीं हूँ। चाय का कप टेबल पर रखते हुए वे बोले। उनके चेहरे पर बनते बिगड़ते हाव भाव रहस्य को और हवा दे रहे थे। मैं एक मूक श्रोता बनकर उनके सामने बैठ गई। वंदना, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कहूँ। अतीत की मिट्टी में जो रहस्य दफन हो गया था वो इतने वर्षों बाद यूं उजागर हो जाएगा और अचानक उसे यूं आसरा में भेंट हो जाएगी। इसकी तो मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। कहकर वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, किंतु मेरे लिए ये क्षण जीवन मृत्यु के बीच झूलती
बारीक रेखा के समान हो रहे थे। मैं मौन थी। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उन्होंने पुनः बोलना शुरू किया। एटीएम। अनु तारा मेहता नाम है उसका। स्नेह से सभी उसे एटीएम बुलाते थे। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप थी वो। जैसे एटीएम मशीन किसी भी वक्त किसी के लिए भी लोगों की मदद करने को सशक्त खड़ी रहती है, वैसे ही अनु तारा भी खड़ी रहती थी। किसी की कभी भी मदद करने को हर क्षण तैयार रहती थी। उसके इसी स्वभाव के कारण उसका नाम अनु तारा मेहता से एटीएम हो गया। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। बहुत गहरी दोस्ती थी हमारे बीच। कॉलेज में एक साथ उठते बैठते पढ़ते थे। मैं जब भी किसी भी समस्या या उलझन में होता, वो एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी हर समस्या का चुटकी में हल निकाल देती थी। बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतना ही कोमल दयालु उसका हृदय था। किसी का दुख आंसू वो देख नहीं सकती थी। जितना संभव हो उनका दुख दूर करने का प्रयास करती। इसी पढ़ने पढ़ाने में हम अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में आ गए। इसी बीच मुझे ये पता चल चुका था कि उसके हृदय में मेरे प्रेम की कोपलें खिल रही हैं और उसका प्रेम एक तरफा है। मेरे लिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और इसी दोस्ती को खोने के डर से उसने कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, कभी दोस्ती की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने जीवन के नए सफ़र पर निकल गए, किंतु हमारे बीच संपर्क बना रहा, जो समय के साथ कम जरूर हो गया था पर टूटा नहीं। समय अपनी गति से चल रहा था। हमने अपने अपने मुकाम हासिल कर लिए थे। नियत समय पर हमारे विवाह हो गए, मेरा तुमसे और उसका किसी और से। विवाह के बाद हमारे बीच जो थोड़ा बहुत संपर्क था, जीवन की आपाधापी में वो समाप्त सा हो गया था। एटीएम मेरे जीवन का खूबसूरत अतीत एक सच्ची दोस्त बनकर रह गई थी, एक ना भूलने वाली मीठी सी याद। ये नियति भी कितनी अजीब है न वंदना। इसके गर्भ में क्या पल रहा है, किसके जीवन में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जैसे कि हमारे जीवन में उस रात तेज बिजली कड़क रही थी, बादल झमाझम बरसने को तैयार थे। अचानक तुम्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक काफ़ी रक्तस्राव होने के कारण तुम्हारी हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि वे माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तुम्हारी हालत अत्यंत गंभीर थी। उस पर मृत बच्चे का समाचार तुम्हारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता था। मैं परेशान सा सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। आंखें अनवरत बह रही थीं। मेरे सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सिर उठाकर देखा तो एटीएम गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। हर बार की वही मेरी एटीएम मशीन बनी और तुम्हारी प्राण रक्षक। मतलब प्रणय? मैंने कांपते स्वर में पूछा। अब इसे सहयोग कहूँ या ईश्वर का करिश्मा। उसने भी उसी दिन अपने बेटे को उसी हॉस्पिटल में जन्म दिया था। उसे तो वहाँ नर्स ने तुम्हारी गंभीर हालत के विषय में बताया था। वो तो बस उत्सुकतावश बाहर देखने आई थी और मुझे वहाँ देखकर बोलते बोलते उनका हृदय भर आया। फिर कुछ क्षण रुककर पुनः बोली। अपने स्वभाव से विवश होकर उसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपना बेटा भी दे दिया और मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि उसे एक बार भी मना नहीं कर पाया। मेरे लिए उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि कैसे वो अपनी ममता को शांत करेगी, अपनी गोद सूनी करके कैसे जिएगी, जबकि वो अपने पति को भी खो चुकी थी। इस स्वार्थी संसार में वो नितांत अकेली हो गई थी। ये उसके प्रेम की पराकाष्ठा थी। मैं उसके आगे नतमस्तक हो गया था। विरले ही होते हैं एटीएम जैसे लोग।
फिर वो मुझसे बिना मिले बिना बोले ही चली गई। हॉस्पिटल से भी उसके विषय में कुछ पता नहीं चला। मैंने वर्षों से ढूंढने का प्रयास किया था और आज मिली भी तो ऐसी अवस्था में। कैसे उसका ऋण चुकाएंगी, कहते हुए उनका गला रुद्धता जा रहा था। इस अप्रत्याशित कटु सत्य का विषपान करना मेरे लिए सरल नहीं था। मेरी आंखें अविरल बह रही थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसको स्वस्थ करवाकर अपने घर लाकर देवकी और यशोदा का मिलन होगा, बस इतना कहकर मैंने आनंद के हाथ पर हाथ रख दिया। रहस्य के समस्त बादल छट चुके थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।